क्लास 6 हिस्ट्री अध्याय 11 सुदूर प्रदेशों से संपर्क। अजय अपने वर्ग में शांत मुद्रा में सोच रहा था, तभी शिक्षक का वर्ग में प्रवेश हुआ। उसने शिक्षक से सवाल किया, सर, आपने हमें बताया था कि सम्राट अशोक के बाद उनका साम्राज्य धीरे धीरे बिखर गया और नए राज्यों का उदय हुआ, जिसमें कुछ की स्थापना विदेशी आक्रमणकारियों ने की। यह विदेशी कौन थे और कहां से आए थे? शिक्षक ने जवाब दिया कि आगे हम उन विदेशियों की चर्चा करेंगे। बच्चों, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मगध क्षेत्र में शुंग वंश की स्थापना हुई, जिसका संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, जो अंतिम मौर्य सम्राट प्रियदत्त का सेनापति था। उसका राज्य अधिक दिनों तक नहीं रह सका, क्योंकि भारत की सीमा के बाहर से विदेशी सेनाओं के आक्रमण इस काल में होने लगे और कुछ समय बाद इन्हीं विदेशी विजेताओं ने अपनी सत्ता सुदृढ़ कर ली। इन्होंने भारत में अस्थायी रूप से रहना शुरू किया और धीरे धीरे यहाँ की संस्कृति में लीन हो गए। इनमें कुछ प्रमुख वंश इस प्रकार है। बैक्ट्रिया के यूनानी शासक। ये इतिहास में इंडो ग्रीक के नाम से विख्यात है। सबसे प्रसिद्ध यूनानी यवन शासक मिनांडार था, जो बौद्ध साहित्य में मिलिंद के नाम से जाना जाता है। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हा में मिनांडर का बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ संवाद है। नागसेन के संपर्क में आने के बाद मिनांडर बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। इसकी राजधानी साकल वर्तमान सियालकोट शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यूनानी संपर्क का भारत का व्यापक प्रभाव पड़ा। भारत में चिकित्सा पद्धति, विज्ञान, ज्योतिषी विद्या एवं सिक्के बनाने की कला में परिवर्तन आया, जबकि धर्म एवं दर्शन के क्षेत्र में नए शासकों पर भारत का प्रभाव पड़ा। शक यवन शासक के पतन के बाद सिथियन या शक शासकों ने अपनी सत्ता स्थापित की। यह मूलतः मध्य एशिया के निवासी, मगर कुछ समय तक इन्होंने उत्तरी भारत में भागों पर शासन किया। ये क्षत्रप कहलाए थे। ये कई शासकों में विभक्त थे। इनमें एक महत्वपूर्ण शासक उज्जैन के क्षत्रपों की थी। रुद्रदामन महत्वपूर्ण एक प्रसिद्ध राजा था। उसके जूनागढ़ अभिलेख से दक्षिण भारत के सातवाहन कुषाणों के साथ उनके संघर्षों की जानकारी प्राप्त होती है। जूनागढ़ सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण के संबंध में पिछले पाठ में आप पढ़ चुके हैं। कुषाण विदेशी आक्रमणों की श्रृंखला में कुषाणों का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। कुषाण यूची कबीला की एक शाखा थी। भारत में इस वंश का प्रथम शासक कुजुल कडफिसस हुआ। उसने काबुल और कश्मीर में अपनी सत्ता स्थापित की। इस वंश का सबसे महान शासक कनिष्क था। उस समय के कुषाण साम्राज्य के अंतर्गत अफगानिस्तान, सिंध, बैक्ट्रिया, पार्थिया आदि के प्रदेश सम्मिलित थे। कुषाण साम्राज्य। कनिष्क के समय भारत का मानचित्र। इतने क्षेत्र पर कुषाण साम्राज्य। कनिष्क मगध पर आक्रमण कर प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष को अपनी राजधानी पुरुषपुर पेशावर ले आया। भारत के बाहर भी कनिष्क ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से कई सैनिक अभियान किए और विशाल भूभाग को अपने राज्य में मिलाया। इसने चीन के साथ सभी युद्ध किया।
जहाँ एक बार पराजित होने के बाद दूसरी बार वह विजय हुआ, मौर्य साम्राज्य के बाद उसने भारत में पहली बार एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। रेशम मार्ग, जहाँ से रोम एवं चीन के बीच रेशम का व्यापार होता था, पर कुषाण साम्राज्य का नियंत्रण था। इस व्यापारिक मार्ग पर नियंत्रण के कारण भारत का व्यावसायिक संपर्क पश्चिमी एशिया एवं यूरोप के देशों के साथ हुआ। कनिष्क की राजधानी में बड़े बड़े विद्वान मौजूद थे। अश्वघोष के अलावा पार्श्व वसुमित्र, नागा अर्जुन आदि उसके राज्य सभा के रत्न थे। बौद्ध धर्म का विस्तार। धर्म के क्षेत्र में मौर्योत्तर काल की मुख्य विशेषता थी ब्राह्मण या वैदिक धर्म का पुनर्स्थापना तथा बौद्ध धर्म की महायान शाखा का उदय और विकास। पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा दिया, जिससे यज्ञ और बलि की प्रथा का विकास हुआ। इसके साथ ही त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश की धारणा भी बलवित हुई। कई विदेशियों ने भी इस धर्म को अपना लिया। फिर भी भारत में आने वाले इस समय के लगभग सभी विदेशी शासकों ने बौद्ध धर्म को ही प्रश्रय दिया। हिंदी यूनानी यानी यवन शासकों ने अपने सिक्कों पर बौद्ध चिन्ह अंकित किए और कुषाणों ने बौद्ध विग्रहों को बहुत अधिक दान दिया। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया तथा उसने इस धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। आर्य सुदूर क्षेत्र में भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए प्रचारक भेजे। देश के भीतर बौद्ध धर्म को धनी व्यापारियों द्वारा भी प्रश्रय मिला। इस काल के अनेक बौद्ध विहार व्यापारियों के अनुदान से बनाए गए। देश में के अधिकांश विहार व्यापारिक मार्गों या पश्चिमी भारत के पर्वतीय क्षेत्र में स्थित था। व्यापार के माध्यम से बौद्ध धर्म पश्चिमी एवं मध्य एशिया भी पहुंचा। व्यापार के ही क्रम में अनेक भारतीय व्यापारियों ने कासगढ़, खोतान, चारकंद, तुर्फान, मीरन आदि स्थानों पर व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की। व्यापारियों के साथ बौद्ध धर्म के प्रचारक भी इन स्थानों पर गए। मध्य एशिया के निवासियों ने धर्म प्रचारकों के संपर्क से बौद्ध मत ग्रहण किया और बौद्ध मठों की स्थापना की। इन बौद्ध मठों में बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ हुआ। विदेशी संपर्क के नए विचारों के विकास में भी सहायता की। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद ही उनकी भिक्षाओं के संबंध में वाद विवाद प्रारंभ हो गया। फलस्वरूप बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बट गया, हीनयान और महायान। हीनयान शाखा के अनुयायी महात्मा बुद्ध की मूल शिक्षा को में विश्वास रखते थे। महायान मत के मानने वाले लोग ने बोधिसत्व का आदर्श प्रस्तुत किया। इसके अनुसार बुद्ध को एक धार्मिक उपदेशक के रूप में न देखकर भगवान के रूप में देखा गया। बाद में उनकी मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा की जाने लगी। इस प्रकार महायान बौद्ध धर्म में भक्ति का अवधारणा का विकास हुआ। कला एवं स्थापत्य। मौर्योत्तर काल में कला के विकास में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई। आर्थिक समृद्धि ने भी इस विकास को प्रभावित किया। इस समय के स्थापत्य कला के अवशेष के रूप में स्तूप, गुहा मंदिर, चैत्य एवं बौद्ध विहार बौद्ध भिक्षुओं का जो निवास स्थान है, पहाड़ों में चट्टानों को काटकर बनाई गई बौद्ध मंदिरों एवं भिक्षुओं के रहने के लिए प्रयोग की जाती थी। इसमें चैत्य या पूजा स्थल भी शामिल है। ये स्तूप है, ये चैत्य है। पश्चिमी भारत में कार्ले गुफाएं, अजंता एवं एलोरा के गुफा मंदिरों का निर्माण के साक्ष्य आज भी उपलब्ध है। भरहु तथा सांची के स्तूप भी शिल्प कला का अच्छा उदाहरण है। इनमें तोरण और रेलिंग को सजाने के लिए लकड़ी और हाथी दांत का सुंदर उपयोग हुआ है।
यह कला धर्म से प्रभावित थी, चाहे वो स्थापत्य कला हो अथवा मूर्ति कला। इस समय की कुछ विशिष्ट शैलियाँ विकसित हुई। शुंग शैली, गांधार शैली, मथुरा शैली तथा अमरावती शैली में सुंदर मूर्तियाँ एवं स्तूपों का तोरण द्वारों द्वारा का निर्माण हुआ। शुंग शैली, वामियान स्थित भगवान बुद्ध की मूर्ति। शुंग शैली, शुंग कला में स्तूप के चारों ओर एक ऊंची चार दीवारी बनाई जाती थी तथा 4 तोरण द्वारा लगाए जाते थे, जिसको जातक कथाओं, बौद्ध चिन्हों, नाग एवं अप्सरा की मूर्तियों से सजाया जाता था। भरूच और सांची के स्तूप इस कला के उदाहरण हैं। शुंग शैली के उदाहरण हैं भरूच और सांची के स्तूप। गांधार शैली, बुद्ध की मूर्ति गांधार शैली में। गांधार शैली यूनानी कला के प्रभाव से देश के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में गांधार शैली का विकास हुआ। पश्चिमोत्तर, इस शैली की अधिकांश मूर्तियाँ बुद्ध के जीवन यात्रा से संबंधित है। गांधार कला की अनेक मूर्तियाँ लाहौर तथा पेशावर के संग्रहालयों में सुरक्षित है। भारत के बाहर इस कला का व्यापक प्रभाव। इस शैली को इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता है। तो गांधार शैली को इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता है। भगवान बुद्ध की मथुरा शैली की मूर्ति। मथुरा शैली, कुषाण काल में मथुरा भी कला का प्रमुख केंद्र था। इसमें बुद्ध की मूर्तियां बनाने में स्पष्ट सोच भारतीय है। इनमें यूनानी या ईरानी कला का लक्षण नहीं दिखता है। मथुरा शैली में बुद्ध की मूर्तियों के अलावे हिंदू एवं जैन मूर्तियों का भी निर्माण किया गया है। मथुरा से कनिष्क की एक सिर रहित मूर्ति मिली है। मथुरा से कनिष्क की एक सिर रहित मूर्ति मिली है। यह मूर्ति कला की दृष्टि से उच्च कोटि की है। इस शैली में स्थानीय रूप से उपलब्ध सुंदर लाल बलुआ पत्थर का उपयोग होता था। अमरावती शैली, चलिए जानते हैं अमरावती शैली। अमरावती आंध्र प्रदेश के अमरावती गुंटूर जिला से बुद्ध की कई मूर्तियां मिली है। यहाँ प्राप्त स्तूप की मुख्य विशेषता इसकी संगमरमर की पट्टिकाएं, जिन पर बुद्ध के जीवन से संबंधित दृश्य का चित्रण किया गया है। ये अमरावती स्तूप का चित्र है, एक बार आप लोग देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। इनमें पशुओं और पुष्पों का भी चित्र है। यह कला विदेशी प्रभावों से पूर्ण रूप से मुक्त है। इस तरह भारतीय सभ्यता का प्रसार प्राचीन कला में एशिया के विभिन्न देशों में हुआ। इनमें मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया के देश शामिल है। इन संबंध का विस्तार धार्मिक और व्यापारिक माध्यमों से हुआ। बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार के क्रम में भारत का संबंध श्रीलंका, बर्मा, चीन, मध्य एशिया के साथ बना, जबकि व्यापार के माध्यम से कंबोडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड आदि के देश के साथ भारत का संबंध स्थापित हुआ। श्रीलंका में अशोक के समय में ही बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ और आज उस देश में इस धर्म का अनुयायी काफ़ी संख्या में मौजूद है। इस तरह बर्मा या आधुनिक म्यांमार में बौद्ध धर्म के थेरवाद का रूप का विकास हुआ। थेरवाद रूप का विकास आधुनिक म्यांमार में हुआ था। इन दोनों देशों में अनेक मंदिरों एवं मूर्तियों का निर्माण हुआ, जो भारतीय कला के प्रसार का उदाहरण है। कुषाण शासकों के समय अफगानिस्तान और मध्य एशिया में भी बौद्ध धर्म बड़े पैमाने पर प्रचार हुआ। गौतम बुद्ध की सबसे विशाल मूर्ति अफगानिस्तान के वामयान में ही पहाड़ को काटकर बनाई गई थी। गौतम बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति अफगानिस्तान के वामयान में पहाड़ को काटकर बनाई गई थी। प्राचीन कला में भारतवर्ष एवं उपनिवेशीय राज्य बांग्लादेश बौद्ध धर्म का प्रचार का प्रसार की मैप देख सकते हैं आप। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का मानचित्र।